हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मेसी। तो हम नए वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं, जो कि है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कुछ इंट्रोडक्शन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने बीच में एक व्लॉग वीडियो भी अपलोड किया था, जो कि जनरल नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि हमें कुछ भी चीज़ें याद करनी होती है तो हम कुछ डायग्राम से, कलर से, या तो हम अपने आंखों से जो चीज़ देखा होता है, हम देखे होते हैं, वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद होती है। तो मैंने इसलिए वो पढ़ाई विद फन ब्लॉग वीडियो लेकर आया। जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको, किसी इंटरव्यूज़ में भी आपको ये जीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्टली ये सब पूछा जाता है। अगर आप बोलते हैं कि हम इस स्टेट से हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जो कि आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर की पसंदीदा जगह होगी तो वो ज़रूर उसके बारे में पूछेगा। तो इसलिए भी आप लोगों को जीके जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जानना ज़रूरी है, साथ ही साथ में आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए वो ब्लॉग वीडियो आप ज़रूर देखें जा कर के, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो ओके, हम अपने फार्मेसी के टॉपिक में आते हैं, जो कि है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जो कि वो पढ़ने से पहले, ड्रग पढ़ने से पहले हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उसके ड्रग के इफ़ेक्ट को, ड्रग कैसे अफेक्ट करता है, ड्रग कैसे वर्क करता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी हो जाती है ना। तो इसलिए हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। तो हम ह्यूमन बॉडी के कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो इसमें देखते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत होता है एटम्स। एटम्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि एक एटम, एक या एक से ज़्यादा एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल बनाते हैं सेल, और बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। और ये ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, नर्वस सिस्टम हो सकता है। बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एक हैप्पी ह्यूमन बॉडी। मैंने हैप्पी ह्यूमन बॉडी क्यों लिया है, मैंने इसका नाम हैप्पी रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि हमें जो भी काम करते हैं, हमें खुशी से वो काम करनी चाहिए, हमको खुश रहना चाहिए, तभी जा कर के अच्छे से पढ़ाई होती है, अच्छे नंबर आते हैं, सारा चीज़ अच्छा अच्छा होता है। इसलिए मैंने इस ह्यूमन बॉडी का नाम रखा है हैप्पी। तो हम आगे देखते हैं कि बॉडी बनने के बाद में फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी तो बन गई। अब ह्यूमन बॉडी के बाद में कुछ इन्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं बॉडी को, और ये होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा हैप्पी है, इसके सराउंड में मैंने ये रेड राउंड कर दिया है, जिससे हमको ये डिफाइन हो रहा है कि हाँ, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बॉडी को क्या क्या चीज़ की नीड होती है, पहला तो ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं, ऑर्गन्स को डेवलप करने के, उसके फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती है। इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या क्या ज़रूरी होती है, ये चीज़ देखते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है वो देखते हैं।
इंटरनल इन्वायरमेंट में होता है एक मीडियम। बेसिकली हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें एडमिनिस्टर करते हैं वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रैवल करती है और एक स्पेसिफिक जगह में जा कर के उसका फंक्शन शो करती है ना। तो उसके लिए हमको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो एक होता है वाटर बेस्ड मीडियम और दूसरा होता है लिपिड बेस्ड मीडियम। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वाटर बेस्ड इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है। लिपिड बेस्ड क्या होता है, ये लिपिड वाले ही जो ऑयल बेस्ड होते हैं उन्हीं चीज़ों को वो एक स्पेसिफिक चीज़ों को वो सेल के अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलाउ करेंगे। इसलिए हमको ये दो टाइप के मीडियम की ज़रूरत होती है। हर जगह पे वाटर बेस्ड हम मॉलिक्यूल्स या जो भी हम एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करते हैं वो सारी चीज़ों को हम नहीं ले सकते, सेल अलाउ नहीं करेगी। इसलिए ये दो टाइप के हमको मीडियम ज़रूरी होते हैं। और सारे ऑर्गन्स में फिर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही होती है जो एक डिफेंस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको। ये जो आपके बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो यही डिसाइड करती हैं कि वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे कि लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, ये सारी चीज़ें। अब जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स किसी न किसी फ्लूइड में होती है। जिस तरीके से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है उसी तरीके से ऑर्गन्स को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो ये एक फ्लूइड में होते हैं जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सारे ऑर्गन इसी फ्लूइड में रहते हैं। तो हमने देखा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। अब आते हैं हम होम्योस्टैसिस के बारे में। होम्योस्टैसिस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। बेसिकली होम्योस्टैसिस मतलब क्या होता है, ये मेंटेन करने वाला सिस्टम होता है बॉडी में, है ना। स्टेबिलिटी लाने के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होम्योस्टैसिस होता है। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, है ना। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा साइंटिफिक लिखना पड़ता है, डेफिनेशन वगैरह। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, लेकिन हम थोड़ा साइंटिफिक डेफिनेशंस भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो होम्योस्टैसिस का साइंटिफिक डेफिनेशन होता है अ सेल्फ regulating process by which biological system maintain stability while adjusting to changing external कंडीशन। इसका मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी कुछ चेंजेस होती हैं उसके वजह से जो भी अफेक्ट हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में पड़ती है तो वो मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है वो होम्योस्टैसिस की हेल्प से की जाती है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला जो होता है वो टेम्परेचर होता है। बिल्कुल अभी ठंड का मौसम है तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थोड़ी सी कोल्डनेस है, थोड़ी सी ठंड है, तो हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा कि हमको ठंड ना लग जाए। तो यही मेंटेन होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा जो कि किस प्रोसेस से होगा, होम्योस्टैसिस की प्रोसेस से होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट में बॉडी के प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल। हम कभी कभी ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक कर लेते हैं, ज़्यादा सोडियम ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम कौन से प्रोसेस से होता है, होम्योस्टैसिस के प्रोसेस से होता है। सिर्फ बढ़ना ही नहीं, यहाँ तक कि अगर वो कम भी हो जाते हैं ब्लड प्रेशर या फिर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाते हैं बॉडी में तो भी यही मैकेनिज़्म से ही हम उसको मेंटेन करते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बोला था कि क्वेश्चंस भी बताएं साथ में, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हमने बात की थी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो आप लोग मुझे बताएं कि कितने टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ।
नाम बताने हैं आपको। टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ हिंट में कि 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आपको बताना है उसके नाम कि वो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर जगह पे आता है, आपको स्कूल में पूछे जाते हैं, आपको कॉलेजेस में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे बहुत ईजीली। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। एक आइडल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करी कि बॉडी में मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर बेस्ड मीडियम होता है, लिपिड बेस्ड मीडियम होता है। तो इसलिए मुझे याद आया कि एक ट्रिपल बी नाम का भी कोई चीज़ होता है बॉडी में, जिसका फुल फॉर्म आपको बताना और ये भी बताना है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, फिर आपको नेक्स्ट आगे का जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम भी क्रैक करना है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। तो अगर आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बाय बाय।